बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। मेरे घर में बहुत दिनों से मुर्गी का गोश्त नहीं आ रहा। हमें मुर्गी के खाने और उसकी वजह से जो बच्चों पे असरात होते हैं उस पे चूँकि हमारा यकीन हो गया, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, तो उसके बाद से हमने फिर ये जो ब्रॉयलर है ये लाना बंद कर दिया। तो अब मैं ये करता हूँ कि वीकेंड पे जाता हूँ और 6-7 पीस देसी मुर्गी के इकट्ठे ले लेते हैं और वो फिर आराम से चलता रहता है। पिछले दिन मैंने अपनी अहलिया से कहा कि वो जो टिपिकल शोरबे वाला गोश्त होता है वो बनाइएगा। आलू गोश्त जैसे बनता है मटन का, तो ऐसे जो देसी मुर्गा है उसका शोरबे के साथ बनता है, जिसमें ऊपर धनिया तैर रहा होता है। अच्छा, जब वो बना तो इतना लजीज और मज़ेदार था कि मैं खाना खाते खाते उठ के बाकायदा किचन में गया, तो मैंने देखा कि वो कुकर में से नहीं पकाया हुआ था, बल्कि वहाँ हांडी पड़ी हुई थी मट्टी वाली, और उसके ऊपर तो कुछ चमकीला सा लगा हुआ था वो, लेकिन वो थी मट्टी की। तो मैंने पूछा, ये तुमने कहाँ से? तो उसने कहा, मैंने नीचे रखी हुई होती है, और ये मैंने पिछले साल अपनी माई से मंगवाई थी, और उस वक्त को 300 की वो लेके आई थी। तो मैंने पूछा, क्यों मंगवाई तुमने ये? तो उसने कहा, ये बहुत बैलेंस्ड फूड बनाती है। अच्छा, जब उसने ये बैलेंस्ड फूड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मुझे एकदम से, बहुत साल पहले मैं इस्लामाबाद गया था मुमताज़ मुफ्ती साहब से मिलने। मुमताज़ मुफ्ती साहब हमारे मुल्क के बहुत ही शानदार, यूँ समझें कि राइटर थे, अफसाना निगार थे। अलीपुर का एली, अलख नगरी और बेशुमार किताबें हैं उनकी, लेकिन जो मुझे उनकी किताबें पसंद आई थी वो लब्बैक थी और तलाश थी। तो जब मैं उनसे मिलने गया तो वहाँ उन्होंने मुझे एक पेरिस के बावर्ची की कहानी सुनाई थी, और हम दोपहर में बैठे थे और मज़े मज़े से चाय पी रहे थे। तो उस दौरान उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसे बावर्ची से मिला जो जेहलम का था, फाजल उसका नाम था, मुझे आज तक याद है। तो मैंने पूछा, क्या ख़ास बात थी उस बावर्ची में? कहने लगे कि जब वो यहाँ से गया तो ज़ाहिर जाहिल अनपढ़ सा था, वहाँ जाके मेहनत करता रहा, मुशक्क़त करता रहा, पर पाकिस्तानी जितने भी बाहर जाते हैं कुछ अरसे के बाद जाके जिन बन जाते हैं। उनकी इज़्ज़त, उनकी गैरत, उनकी अहमियत, हर चीज़ उसको वो यूँ समझते हैं कि इतनी एफ़र्ट करते हैं कि नामवर भी हो जाते हैं, दौलतमंद भी हो जाते हैं, आसूदा भी हो जाते हैं। तो ये जो फाजल साहब थे, ये पेरिस में किसी होटल पे बर्तन धोते थे, हांडी वांडी धोते थे। फिर वहीं 3-4 साल काम करने के बाद इसने खाना पकाना सीखा, और आलमोस्ट दुनिया के हर अतालवी, जापानी, पाकिस्तानी, इंडोनेशियन, फ्रांसीसी और अरबी सारे खाने उसको पकाने आ गए। उसने ये बात बताई कि मैंने जब चीफ शेफ़ वो बना, और वहाँ चीफ शेफ़ की जो पे है वो होटल के जीएम के बराबर या समटाइम उससे भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़ाहिर असल टेस्ट तो उसी के हाथ का होता है। तो उसने कहा कि जब मैं चीफ शेफ़ बना तो मैंने अपने मैनेजर से कहा, जो वहाँ का जीएम था, कि मुझे बैलेंस्ड फूड के लिए कुछ ख़ास बर्तन चाहिए। तो ना वो मेरे साथ आया, जाकर उसने मुझे किचन में दिखाया। हर जो बर्तन था उसके 4-4 सेट पड़े हुए थे, लेटेस्ट डिज़ाइन के, खूबसूरत, कुकर से लेके हर। तो मैंने कहा, नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे मिट्टी का बर्तन चाहिए। तो उसने हैरत से, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई कि ये प्योरिटी है, ये तो नफासत है, और ये तो ऐसा है और ये तो वैसा है, और तुम मुझसे क्यों मांग रहे हो मिट्टी के? तो मैंने उससे कहा कि तुम लोगों को नफासत की आदत है, अच्छी चीज़ साफ़ सुथरी खाते हो, तो मैं चाहता हूँ तुमको लज्जत खिलाऊँ। तो खैर उसने अरेंज किया, मिट्टी के बर्तन वहाँ पहुँचे, उसने जो उसमें खाना पकाना शुरू किया। तो वो कहता था कि इतना बैलेंस्ड फूड बनता है मिट्टी के बर्तनों में, उसमें दाल पकाएं, उसमें गोश्त पकाएं, अब उसमें दालचीनी भी होती है, उसमें अदरक भी होता है, उसके अंदर मिर्च भी है, दादड़ मिर्च भी है, और जो जो मसाले जात होते हैं जो वहाँ इस्तेमाल नहीं होते, उनका खाना आमतौर पर फीका होता है। उस बावर्ची ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में 2 चीज़ें हैं जहाँ से मैंने सीखा कि एक बैलेंस्ड फूड कैसे बनाना है, दूसरा बैलेंस ज़िंदगी कैसे बसर करनी है। तो उसका कहना यह था, जो मुफ्ती साहब ने मुझे बताया, कि इस्लाम बहुत बैलेंस्ड मज़हब है। तो उन्होंने कहा है, तुम बावर्ची, तुम अभी हांडी की बैलेंस की बात कर रहे थे, अब तुम इस्लाम को दरमियान में ले आए हो, ये क्या मसला है? उसने कहा, देखिए, इस्लाम में अल्लाह भी है, इस्लाम में दुनिया भी है, इस्लाम में आखिरत भी है, इस्लाम में दीन भी है, इस्लाम में जहाद भी है, इस्लाम में गुस्सा भी है, इस्लाम में मोहब्बत भी है, इस्लाम में रहम भी है,
इस्लाम में माफ़ी भी है, इस्लाम के अंदर जहाद भी है, और इस्लाम के अंदर ऑर्फन्स और यतीम और मस्कीन इन सब का ख्याल भी है। इस्लाम के अंदर कमाना भी है, उसके अंदर खर्च करना भी है। तो ऐसे ही है जैसे एक ज़िंदगी की हांडी में इतने सारे जायके हों तो वो इतना बैलेंस ज़िंदगी बनती है कि खूबसूरत हो जाती है। खातिन हज़रात, एक बैलेंस्ड हांडी को देखते हुए, एक अच्छा लुकमा खाते हुए अगर इंसान चाहे तो कहीं का सफ़र कर लेता है। कभी कभी आप अपने बारे में सोचिएगा ज़रूर कि कभी आप पे किसी का ध्यान जाए, आपके घर में, आपके किचन में, आपकी ज़िंदगी में, तो वहाँ बैलेंस चीज़ क्या है? आप खुद बैलेंस्ड हो, आपकी तालीम बैलेंस्ड है, आपकी मोहब्बत बैलेंस्ड है, आपके ताल्लुकात बैलेंस्ड हैं, आपका जो इल्म है वो बैलेंस्ड है, या कोई चीज़ भी बैलेंस्ड नहीं है, सभी बैलेंस चाहते हैं। तो जब जब इंसान को इल्म हो जाए तो तब तब आपको रुकना, सोचना, गौर करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी के मामलात में, मामूलात में वो खूबसूरती लानी चाहिए कि लोग उसके बारे में मुतवज्जो हों और लिटरली उसकी मिसाल बने। अगर मट्टी मुतवज्जो कर सकती है और मट्टी की हांडी अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकती है, हम तो फिर ज़िंदा लोग हैं, ख्यालात के एतबार से भी, अमाल के एतबार से भी, चीज़ों के एतबार से भी। हाँ, दुनिया में हम जहाँ भी चले जाएं हम एक जैसे ही रहते हैं। मुझे इसका बड़ा पुरलुत्फ तजर्बा होता है कि कभी कभी चूँकि मेरे पास हमारा जो बेसिक ऑफिस है वो लाहौर है, तो पेशावर से लेके पिंडी से, जेलम से, चिकवाल से, यहाँ फैसलाबाद से, गुजरांवाला, इधर जो आसपास है, जिसके दिल में थोड़ा दुख होता है, परेशानी होती है, वो मुझ तक पहुँचता है। और समटाइम आके बड़ी हैरत से कहते हैं कि सर आपने जो फ़लाँ बात की थी, जो किसी सियालकोठी की थी या किसी नॉर्वेजियन की थी या किसी लंदन वाले की थी, तो मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है। अब सोचिए, ये हुस्न इत्तेफाक है या मेरे रब की तकसीम है? जैसे इंसान सब एक जैसे बज़ाहिर लगते हैं, उनके हाथों की लकीरें, उनके हाथों की उंगलियां, उनके जो जिस्म की साख्त, इसी तौर पर मुझे लगता है मिजाजन में भी हमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। हम नेकी भी बहुत सारी एक जैसी करते हैं, पर हम जुल्म भी बहुत सारे एक जैसे करते हैं, हम ज़्यादतियाँ भी बहुत सारी एक जैसी करते हैं। हम सुधरने पे आएँ तो बहुत जल्दी सुधर जाते हैं, बिगड़ने पे आएँ तो बिगड़ने में भी हम बहुत कोई देर नहीं लगाते। हम अच्छे काम करने पे आएँ तो हमारी मिसाल दुनिया में कोई नहीं है, और हम अच्छे काम से रुक जाएँ तो फिर शायद कोई पीछे से ट्रक और ट्राला ला के भी धक्का देना पड़े तो हमारा दिल मान के नहीं देता। पर ये सारे हुस्न इत्तेफाक होते हैं। एक बात पेशावर में भी हो सकती है, वो कोयटा में भी हो सकती है, वो लाहौर में भी हो सकती है। एक कराची की बच्ची ब्याह के लाहौर आ जाए तो ज़ाहिर साथ उसका कल्चर भी आता है। यहाँ वो 20 साल रहे, 30 साल रहे तो परवान यहाँ चढ़ी होती है, लेकिन जो उसने वहाँ सीखा होता है वो उसमें भी आता है, उसके बच्चों में भी आता है। सो कभी कभी बहुत सी चीज़ें हुस्न इत्तेफाक से, वो कहते हैं, उससे मिलती जुलती हो गई। उनकी ज़िंदगी नहीं होती पर उनकी ज़िंदगी से कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, ये हुस्न इत्तेफाक होता है। ड्रामों में और कहानियों में बाज़ दफ़ा लिखा होता है कि तमाम करैक्टर्स फ़र्जी हैं, किसी से कोई मुशाबहत हुई तो हुस्न इत्तेफाक होगा। सो यूँ समझें कि मुझे तो अब अमलन लोगों से मिलते हुए ये बार बार इत्तेफाक होता है कि हज़ारों मील दूर की कहानी या हज़ारों मील दूर का कोई केस स्टडी को मामला किसी और से भी मिल रहा होता है, और कभी कभी ये इत्तेफाक अंदर से आपको और बेहतर होने पे उकसाता है। आपकी ज़िंदगी की हांडी बहुत टेस्टी हो, उसका चाहे वो मटन और आलू पके हों या देसी मुर्ग पका हो, उसका टेस्ट आपकी उंगलियों पे भी हो, आपकी ज़ुबान पे भी हो, और जो आपके साथ जी रहा है उसका भी हो। आप किसी भी रोल में हो, मियाँ के रोल में हो, बीवी के रोल में हो, आई विश के बैलेंस्ड ज़िंदगी और बैलेंस टेस्ट आपकी पहचान बने। ये बन सकता है आप ज़रा सा चाहो तो। मेरा रब आपको बहुत बैलेंस्ड इंसान बनाए कि जिसकी दुनिया भी बहुत अच्छी हो और जिसकी आखिरत भी बहुत अच्छी हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।